नमस्कार, मैं हूं कुमार श्रीकांत और आपका स्वागत है सत्यान्वेषी भारत में टॉक विद कुमार। इस खास प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे ऐसे मुद्दे की जो अभी फिलहाल टीवी चैनल उन मुद्दे पर बात नहीं कर रहे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत बेहतर कर सकता है, क्या देश के रूप में भारत को बेहतर और करना चाहिए, सरकारों को किन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। आज जब सारा मीडिया इस वक्त इलेक्शन के मूड में है और इलेक्शन ही कवर कर रहा है, तो आज हम एक और मुद्दे की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से गिलगिट बलूचिस्तान को 5वां सूबा घोषित किया, उसके बाद वहां फेयर इलेक्शन की बात कर रहे हैं। वैसे तो फेयर उनके यहाँ कुछ है नहीं, इलेक्शन हो या वो देश ही, वो अलग मुद्दा है। लेकिन जिस तरीके से गिलगिट बलूचिस्तान को लेकर वो भारत में पाकिस्तान का 5वां सूबा उसको साबित करना चाह रहे हैं और वहां इलेक्शन करवाना चाह रहे हो, किस तरीके से भारत ने जो जम्मू कश्मीर और 370 और 35A को लेकर जो काम किया था, उसी मूड में इमरान खान जो है वो लगते हुए ये काम करते हुए नजर आते हैं। लेकिन ये कितना हद तक पाकिस्तान को फायदा पहुंचाएगा और भारतीय पक्ष को अगर देखें तो भारत किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खास तौर से या फिर सेना के द्वारा किस तरीके से इस मामले का विरोध कर रहा है और कैसे भारत का जो हिस्सा लद्दाख का हिस्सा है, क्योंकि पूर्वी लद्दाख में चीन की दादागिरी चल रही है, पाकिस्तान की साजिश चल रही है और ये सारा जो काम है इसके खिलाफ कैसे भारत को एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो हिस्सा भारत का है, वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है और उस पर बात होनी चाहिए। आज उसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद है, एक बार उन लोगों का आपसे तारुफ करवा दो। हमारे साथ अखिलेश गौतम जी मौजूद हैं। अखिलेश गौतम राजनीतिक समीक्षक हैं और देश की राजनीति को बहुत बेहतर समझते हैं, इन अंतरराष्ट्रीय राजनीति को भी बहुत बेहतर समझते हैं। हमारे साथ इटली से जुड़े हुए हैं और अखिलेश जी आपका स्वागत है। हमारे साथ एक्स विंग कमांडर प्रफुल्ल पक्षी जी मौजूद हैं। सेना में, वायुसेना में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं और देश के लिए सर्वोच्च इन्होंने न्यौछावर किया है, दिया है, युद्ध भी फाइट कर चुके हैं और देश की आर्थिक से लेकर राजनीतिक से लेकर, मैं तो ये कहता हूँ सामरिक जो भूल है, जो मिस्टेक है और सामरिक दृष्टि को बहुत बेहतर बढ़िया समझते हैं। प्रफुल्ल सर, बहुत आपका स्वागत है। हमारे साथ पूर्व राजदूत जितेंद्र त्रिपाठी जी मौजूद हैं और जिन्होंने अलग अलग देशों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, भारत की बातों को रखा है और देश हित में जो चीजें हो सकती हैं, जो बात हो सकती हैं, जितेंद्र जी अलग अलग टीवी चैनल्स पर उस बात को बेबाकी के साथ और बयान करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। जितेंद्र जी आपका स्वागत है। जिनेंद्र अर्कवंशी जी हैं, आज मुझे उम्मीद है जिनेंद्र अर्कवंशी सुहेलदेव पार्टी से हैं, वो आज देश हित की बात करेंगे, राष्ट्र हित की बात करेंगे। आज सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म के चक्कर में नहीं रहेंगे। जिनेंद्र जी आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मैं जितेंद्र त्रिपाठी जी के पास पहुंच रहा हूं। सर, आपको क्या लगता है किस तरीके से इस सिचुएशन को डील करना चाहिए और किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जाकर अपनी बात को उठाना चाहिए या सीधे सेना के द्वारा इस्तेमाल करना चाहिए वापस उस एरिया को लेने के लिए? थोड़ा उस पर थोड़ी बात करें आप। जी जितेंद्र जी। देखिए, मेरे विचार से तो अब स्थिति यह नहीं है कि हमको किसी सैनिक हस्तक्षेप द्वारा गिलगिट बाल्टिस्तान को या कश्मीर के बाकी हिस्से को जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है उसको लेना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अच्छी या बुरी जैसी भी पॉलिसीज रही हूं, लेकिन सत्य यह है कि पिछले 72-73 साल से उस एरिया पर पाकिस्तान का कब्जा है, इसीलिए वो हमारा अंग है, लेकिन हम फिर भी उसे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। अब इस स्थिति में अगर हम 72-73 साल बाद जाकर के सैनिक कार्यवाही से उस पर हम कब्जा करेंगे तो ये स्थिति बहुत ही दुरूह हो जाएगी। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या कूटनीति के तौर पे बहुत ही बुरी हमारे लिए साबित होगी। इसलिए मेरे विचार से एकमात्र और सबसे ज्यादा कारगर उपाय यह है कि हम अंतर्राष्ट्रीय दबाव पाकिस्तान द्वारा वहां किए जा रहे मानवाधिकारों के दुरुपयोगों पर डालें, ताकि विश्व जनमत उसके बारे में और ज्यादा जागरूक हो और पाकिस्तान की जनता भी ज्यादा जागरूक हो। उसका परिणाम ये होगा कि वहां पर जो आवाजें उठ रही हैं विरोध की गिलगिट बाल्टिस्तान में, दबाई नहीं जा सकेंगी पाकिस्तानी सरकार द्वारा। आपको बता दें कि शुरू से ही जब से पाकिस्तान ने वहां कब्जा किया है, गिलगिट पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के कब्जे के सख्त खिलाफ हैं।
अभी भी वहां आए दिन हर दूसरे तीसरे दिन प्रदर्शन हो रहे हैं, कभी कभी हिंसक भी हो जाते हैं। वहां एक बहुत ही प्रसिद्ध एक्टिविस्ट बाबा खान को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बारे में वहां की सरकार कुछ भी जानकारी नहीं दे रही या नहीं देना चाह रही। और वो लोग साफ कहते, वहां पर गिलगित पाकिस्तान लिबरेशन फ्रंट भी है, जिसके, जहां तक प्रफुल्ल बख्शी जी बता सकेंगे, जिसके कन्वीनर वहां के या भारतीय सेना के, जो उस वक्त वहां भारतीय सेना थी, कोई भूतपूर्व कर्नल है। तो इन लोगों ने साफ साफ ये कहा है कि गिलगित पाकिस्तान पे, पाकिस्तान का गिलगित बाल्टिस्तान पे, क्षमा करेंगे, पाकिस्तान का हक जो है, पाकिस्तान का कब्जा, वो नाजायज और अवैध है और उसको हम नहीं मानते हैं। अभी पाकिस्तान ऐसी हालत में है कि वहां पर सिर्फ पंजाबियों की चलती है, पश्चिमी पंजाब प्रांत वाले पंजाबियों के, उन्हीं का वर्चस्व है। गिलगित बाल्टिस्तान, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, ये सारे इलाके वहां पाकिस्तान की सरकार या वहां की काबिज सेना के खिलाफ है और विद्रोह कर रहे हैं। हमको तो यही पूरा चाहिए कि लेकिन अगर, एक मिनट त्रिपाठी जी, एक मिनट, लेकिन अगर पूरा पाकिस्तान देखें तो वो खुद पंजाब ऑक्यूपाई है। मतलब पूरे पाकिस्तान को पंजाब जो खास तौर से है उसी ने ऑक्यूपाई कर रखा है, और उसी पंजाब ने गिलगित बल्तिस्तान को भी, पीओके को भी ऑक्यूपाई कर रखा है। अब मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं कि क्या करना चाहिए, बेहतर क्या हो सकता है? क्या यूएन में जाना बेहतर होगा, या फिर अलग अलग मोर्चों पर इसकी बात करें, अलग अलग जगहों पर जाकर जो जो डिप्लोमेट हैं या भारत सरकार इसको किस तरीके से बड़ा, इस मुद्दे को बेहतर और बड़ा बना सकती है? जी देखिए, यूएन में जाने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि यूएन में ऑलरेडी ये मामला विचाराधीन है। नेहरू जी की कृपा से यूएन में कश्मीर का मामला पहुंच चुका था, और वो अभी उसको 71 साल हो गए, वो 72 साल, वो अभी भी विचाराधीन है। इसलिए वहां जाने से कोई फायदा नहीं होगा, मिलिट्री इंटरवेंशन से भी कोई फायदा नहीं होगा। फायदा ये होगा कि हमें अलग अलग स्तरों पे, अलग अलग विश्व प्लेटफॉर्म पे, क्षेत्रीय प्लेटफॉर्म्स पे हमको ये दबाव डालना चाहिए, लोगों को ये बताना चाहिए, पाकिस्तान की जनता को और विश्व जनमत को, कि किस तरह से पाकिस्तान की सेना इन लोगों को, गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों को और भी दूसरे प्रदेशों के लोगों को पश्चिम पंजाब के नेतृत्व में दबा रही है, उनके मानवाधिकारों का हनन कर रही। ये चीज अगर हम एक और बात बताएंगे। इसमें है, एक और बात इसमें मैं अगर आपको जोड़ूं, मैं आपसे पूछना जी चाहता हूं, अगर जी ये भी बेहतर और बढ़िया एक उपाय होगा कि किस तरीके से अगर आप वहां के जो रिबेलियर हैं, जो विद्रोही हैं, जो बागी हैं, जो वहां की जी पाकिस्तान की सरकार, इमरान खान की सरकार के विरोध में जो लोग खड़े हैं, उनको भी जी आश्रय देना, उनको भी बल देना, उनकी भी मदद करना एक अच्छा वो हो सकता है, प्रोविजन हो सकता है। क्या आपको क्या लगता देखिए, है? हम आश्रय देंगे, हम उनको आश्रय देंगे अगर वो आश्रय चाहेंगे, हम उनको मॉरल सपोर्ट, नैतिक समर्थन देंगे। लेकिन हम्म। हम उनको डायरेक्ट सपोर्ट इसलिए नहीं दे सकते कि कुछ भी हो, आज के हाँ। परिप्रेक्ष्य में वो पाकिस्तान के का ऑक्युपाइड क्षेत्र है, और जैसे कि और सब क्षेत्र हैं, और इसलिए वहां पर हम अगर डायरेक्ट इंटरवेंशन करेंगे, हस्तक्षेप करेंगे, तो ये हम्म। अभी पाकिस्तानी मामलों में हस्तक्षेप माना जाएगा। इसलिए माना जाएगा, हमारी ठीक। कोशिश यही होनी चाहिए कि लोगों हम्म। को ये हम्म। जागरूक करें, और ताकि मॉरल सपोर्ट, हम ये डिक्लेयर करें कि हमारा मॉरल सपोर्ट है पाकिस्तान के विद्रोहियों को, ताकि हम्म। हम्म। ताकि वहां पर ये और पनपे, और पाकिस्तान खुद ही भस्मासुर की तरह अपने इस हम्म। जाल में भस्म हो जाए। आने वाला समय भी यही बताता है कि पाकिस्तान किस तरीके से टूटने वाला। हमारे साथ विंग कमांडर प्रफुल्ल जी भी हैं। प्रफुल्ल सर, आपको क्या लगता है? क्योंकि देखिए, मैं इस मुद्दे पर बहस नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि हम भविष्य की बात करें कि भारत क्या बेहतर कर सकता है, कैसे अपनी चीजों को, स्टैंड को क्लियर कर सकता है, इंटरनेशनल कैसे इस मुद्दे को बेहतर उठा सकता है, और वो जो बागी वहां के लोग हैं जो भारत में विलय चाहते हैं कि वो विकास के पथ पर आगे बढ़े, डेवलपमेंट की बात हो, तो उसको किस तरीके से सपोर्ट किया जाता है। और हमारे साथ अभय कुमार मिश्रा, रक्षा मामलों के जानकार भी जुड़े, उनसे भी बात करेंगे। जी प्रफुल्ल सर। देखिए, मेरे को ध्यान से सुनिए, मैं आई बी वेरी ग्रेटफुल। सबसे बड़ी बात है जो अभी हमारे त्रिपाठी साहब कह रहे थे, मैं मानता हूं कि हमको जबरदस्ती नहीं करनी।
मैं ये नहीं कह रहा आप कराची पे अधिकार जमाइए, मैं नहीं कह रहा आप रावलपिंडी पे अधिकार जमाइए, मैं तो ये कह रहा हूं जो चीज हमारे पास आ रही थी और जो सारे पेपर साइन हो गए थे उसकी मैं बात सिर्फ कर रहा हूं। वो दूसरी बात है कि मेरी जमीन मेरे पास आने से पहले आपने जबरदस्ती हड़प ली और मेरी 3 जनरेशन कमजोर पड़ी, तो उसका मतलब ये थोड़ी जमीन आपकी हो जाएगी, ये कतई नहीं होगा। इस समय गिलगित बाल्टिस्तान के जो उस टाइम जो नीति थी, उस टाइम अंग्रेजों ने टोटली कह दिया था, एग्री हो गई थी, जो पीओ कश्मीर का राजा था उसने ये कह दिया था कि मैं पूरा का पूरा अब इंडिया के पास कर रहा हूं। जब सब कुछ हो गया तो इसने अंग्रेजों को बुला के अलग से इसको अलग करवा दिया, जबरदस्ती हमको धोखा दिया। ये एक धोखेधड़ी से खेल है, इसको मैं उस कैटेगरी में नहीं लाता। मैं ये नहीं कह रहा लाहौर को ऑक्यूपाई करिए, नहीं। अगर हमारी फौजें आगे बढ़ के लाहौर को ऑक्यूपाई कर भी लेती हैं तो एक हफ्ते में खाली करना पड़ेगा। पर अगर कल लड़ाई शुरू हो जाती है और आपकी फौजें पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान में चली जाती हैं, वो कभी खाली नहीं करेंगी। लाहौर को खाली कर देंगे, रावलपिंडी को खाली कर देंगे, इसको नहीं खाली करेंगे, क्योंकि ये एक्चुअली पेपर में हमारा था। देखिए ये इतनी कोई अंधेर नगरी नहीं है, माना कि लॉ रूल ऑफ द लॉ नहीं था उस समय, पर एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर। सारी जो हमारे मिलियंस लोग मारे गए और बंटवारा हुआ, पेंसिल की लाइन नॉर्थ साउथ बाकायदा रेक्टिव अवार्ड हुआ, सब कुछ हुआ। पर क्यों हम ये बात को, हमें नहीं इस बात को मानता। अगर लड़ाई होगी तो पीओके गिलगित बाल्टिस्तान को हमें लेना ही पड़ेगा, बल्कि हमने तो देर कर दी। ये हमारी गलत नीति थी, कमजोर नीति थी। और बलूचिस्तान पे पाकिस्तान का हक नहीं है। बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट स्टेट था, पाकिस्तान ने उसमें ऑक्यूपाई किया है। अगर हम डायरेक्टली ऑक्यूपाई नहीं करेंगे बलूचिस्तान को, पर पूरी मदद देंगे, जैसे अभी एम्बेसडर साहब कह रहे थे, वो ठीक है, बलूचिस्तान को ठीक है, पर हम और किसी जगह को नहीं कर सकते। पर गिलगित बाल्टिस्तान और हुंजा वैली और बाकी, और जो चीन को उससे जमीन दे दी है हमारी, वो क्यों दी है? चीन को हमें भी खत लिखना पड़ेगा कि भैया ये खाली करो, ये तो हम आपसे लेंगे, ये हमारी जमीन है। हमने कभी इस बात के ऊपर जोर नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? नहीं किया प्रफुल्ल सर, टिट फॉर टैट नहीं किया। टिट फॉर टैट बिल्कुल ठीक है, पर जोर लगाने का बात है कि टेबल ठोक करेंगे, हमने बोला, क्योंकि हमारी जो फौज गवर्नमेंट थी वो घबराहट बड़ी जल्दी जाती थी कि देखो हाय आप नाथुला खाली कर दो, ये चीन नाराज हो जाएंगे, हाय आप सियाचिन खाली कर दो, पाकिस्तानी नाराज हो जाएंगे। मतलब ये हाय तौबा बड़ी चलती थी। ये लगता था ये सास बहू का कोई नाटक चल रहा है और कुछ नहीं हो रहा। ये 70 साल में कर दिया इन्होंने। तो ये मैं बात कभी भी नहीं मानूंगा कि गिलगित और बाल्टिस्तान पे हम हक नहीं जमाएंगे। हमारी कमजोरी रही है, इसके लिए एक इंक्वायरी होनी चाहिए कि पिछले 70 साल हमारी गवर्नमेंट क्यों ढीली पड़ी रही, किस चीज का खौफ था, किस चीज का डर था आपको अपनी चीज लेने के लिए, और चीज मत लीजिए। और मैं रावलपिंडी नहीं मांगता, रावलपिंडी मेरा गांव है, मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा लेऊंगा, पर मुझे पता है गलत होगा, पर ये नहीं जाएगा। इसके लिए हमें लेना ही पड़ेगा, चाहे हो जाए, इसको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, जो अवैध कब्जा किया हुआ है उन्होंने, तो हमारी कमजोरी, हमारा मुंह बंद रहा। क्यों हम हमारा वो था, जैसे वो गरीब किसान है, वो जमींदार ने उसकी जमीन ले ली, वो चुप करके बैठा हुआ है, 40 साल लगा दिए, 50 साल लगा दिए। लेकिन गरीब किसान थे नहीं ना, हम कमजोर थे नहीं ना सर। बात तो ये कमजोर थे नहीं, दिमाग से कमजोर थे। हम दिमाग से गरीब थे, हम दिमाग से कमजोर थे। बदल तो दारा सिंह का था, दिल की दर का था। ये प्रॉब्लम थी हमारी। जहां पे हम वार लगता था वहां तो चला देते थे, पर जहां वार लगता था वहां चुप हो जाते थे। ये इसको मैं कहता हूँ। और फिर गलत हमें लोगों को सिखाना शुरू कर दिया, हम तो शांति प्रिय देश रहे हैं। ठीक है प्रफुल्ल सर, मैं आता हूँ। सुजीत जी सिर्फ न्यूज के एडिटर चीफ हैं और सत्यान्वेषी भारत सिर्फ न्यूज शाम को 5 बजे और रात को 8 बजे साझा साथ में अलग अलग मुद्दों पर डिबेट करता, और उन मुद्दों पर डिबेट करता है जिन मुद्दों पर बाकी लोग बात भी नहीं करते। मेन स्ट्रीम मीडिया उन मुद्दों पर ज्यादातर बात नहीं करती, और बात भी करती है तो वॉर मॉन्गर हो जाती है या फिर अलग लहजे से बात करती है। हम सीधी सपाट बात करते हैं। सुजीत जी साधुवाद के इस बात
साधुवाद मैं आपको देता हूं। लेकिन सुजीत जी, ये जो मुद्दा है, जिस मुद्दे को आपने, आपकी और मेरी बात हुई थी, आपको क्या लगता है कि अब भारत के पास क्या बचा है? भारत किस तरीके से इसको आगे ले जाए, और क्या सीधे आर्मी के द्वारा उसे वापस लिया जाए, या फिर जो अंतर्राष्ट्रीय पटल है उस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उठाया जाए? क्योंकि यूएन में ये बात पहले हो चुकी है और यूएन में ये मामला चल भी रहा है। जितेंद्र जी ने इस बात को बेहतर और बढ़िया तरीके से डिप्लोमेसी पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया भी था, और प्रफुल्ल जी ने कहा कि सीधे जाकर ले लेना चाहिए, अब घबराने वाला बात नहीं है, अब वो डर वाली बात नहीं है। सुजीत जी, आपको क्या लग रहा है? जी, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मुझे लगता है कि ये जो चुनौती है, ये दो अलग अलग स्तरों की चुनौती है। पहली चुनौती, सामरिक चुनौती, बहुत आसान है, और जैसा कि प्रफुल्ल जी ने कहा, मैं पूर्णतया सहमत हूं उनसे कि ये वो जमीन हमारी है, वहां के लोग हमारे हैं, और इसलिए वो भारत का हिस्सा था। और अगर आप कल्चरल तरीके से आप कहें और या नेशनल तरीके से कहें, तो वो भारत का हिस्सा था और भारत में ही वो आना चाहिए वापस। और अगर आप देखें कि पूर्वोत्तर की दिशा में, चाहे सिक्किम की बात हो या अरुणाचल की बात हो, खासकर अरुणाचल प्रदेश में चीन लगातार आपत्ति जताता रहता है कि वो आपका राज्य नहीं हो सकता, वो दक्षिणी तिब्बत है। हमें उससे क्या फर्क पड़ता है? हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल भारत के ही एक राज्य की तरह, वहां पर चुनाव होते हैं, वहां पर सभी प्रशासनिक कार्य भारतीय होते हैं, और इसी तरह से जो कश्मीर का जो हिस्सा हमारे पास रह गया है वहां पर होता है। जो हिस्सा हमारे पास अभी फिलहाल प्रशासनिक कंट्रोल जिसका नहीं है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, वो भी हमारा हिस्सा होना चाहिए। और इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि यूएन से बात नहीं बनेगी, क्योंकि यूएन से बात बनती तो नेहरू ने जो किया था, जो बेवकूफी की थी, जब हमारी सेना जो जमीन हरि सिंह खो चुके थे उस जमीन को वापस ले रही थी, तो उस समय बहुत ही इनऑपर्च्यून मोमेंट में उन्होंने मामला यूएन को रेफर कर दिया, जिसकी वजह से वहां पर स्टेटस को या सीज फायर हो गया और वो जमीन हमारे हाथ से प्रशासनिक तौर पे निकल गई। मेरा ये मानना है कि जो दूसरे स्तर की मैं बात कर रहा हूं, नहीं, वो आपने इतिहास तो समझा दिया। अब मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं, आप समय ले सकते हैं, मैं आपको समय दे रहा हूं कि किस तरीके से दोनों, जिस बात को जितेंद्र जी बता रहे थे और जिस बात को प्रफुल्ल सर बता रहे थे, किस तरीके से लिया जा सकता है, बेसिक यही है। हाँ, देखिए, उसके लिए कुछ प्रोवोकेशंस होंगे, तो प्रोवोकेशंस की कमी नहीं होती है पाकिस्तान की तरफ से। आए दिन, मतलब शायद ही कोई ऐसा दिन जाता है जहां पर हम नहीं सुनते हैं कि पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन किया। तो कोई भी वायलेशन जो है, दैट इज प्रोवोकेशन इनफ। हम लोग, हमारी सेना जो है, उसकी पलट जवाब में केवल ये नहीं कि वहां से अगर 4 गोले दागे गए तो हम 8 गोले दागे, केवल वही नहीं रुकना है, उसके आगे बढ़ जाना है। क्योंकि अक्सर यही होता है कि अगर आप पाकिस्तानी न्यूज सुने तो वो कहते हैं कि नहीं, हमने सीज फायर वायलेशन नहीं किया, उसकी तरफ से हुआ है, भारत की तरफ से हुआ है। तो इसलिए इस झगड़े में कोई फायदा नहीं है, और बहुत कड़े शब्दों में निंदा करने का जो रिवाज है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, वो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये सब एक मतलब फॉर्मेलिटी सी हो गई है कि पाकिस्तान ऐसा करेगा तो हम इस तरह से उसका डिप्लोमेटिक जवाब देंगे। उस जवाब का कोई औचित्य नहीं है। वो उतना ही खोखला लगता है जैसे कि, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जो डिफेंस मिनिस्टर हैं हमारे राजनाथ सिंह जी, उन्होंने अपनी भाषा बदली है। इससे पहले तो वो केवल कड़ी निंदा करते। जी जी, तो लेकिन एमईए जो है, वो अब भी वही भाषा बोलती है, भर्त्सना और कड़ी निंदा, इसके आगे कुछ जाती नहीं है। शायद उनकी ट्रेनिंग ही ऐसी होती है उसमें, कूटनीति में, इसका कुछ कर नहीं सकते। लेकिन मैं जो वुल्फ वॉरियर, एक मिनट सर सुजीत जी, चाइना के पास वुल्फ वॉरियर है, अमेरिका के पास जो डिप्लोमेट्स हैं वो बहुत बेहतर और बढ़िया है, वो अपनी बात को मनवा लेते हैं। चाइना वुल्फ वॉरियर लगाता है, कोविड वुहान वायरस का नाम हटवाता है, डब्ल्यूएचओ से लेकर पूरे विश्व को अपने हिसाब से नचाने की कोशिश करता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे डिप्लोमेसी, हम जो पत्रकार हैं और जो एमईए को कवर कर चुके हैं, शायद त्रिपाठी जी को बात अच्छी नहीं लगे, लेकिन जनरली एमईए जो है ना, वो एक लाइट एंड टेंट हाउस है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। एमईए में जो डिप्लोमेट होता है, एमईए में बड़े अफसरों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आम जो कर्मचारी है एमईए का, उसकी बात मैं कर रहा हूं। आपको किसी भी देश में कुछ करवाना है, अपना कुछ काम करवाना है, तो इतने सारे प्रोटोकॉल्स में वो फंसा देता है। आप देखिए कि मोदी जी आते ही, सत्ता में आते ही, वो बढ़ चढ़कर उन्होंने फॉरेन अफेयर्स में भाग क्यों लिया?
क्योंकि जब तक जो राजनीतिक नेतृत्व होता है वहां से दिशा नहीं दी जाती है, तब तक ये डिप्लोमैट्स कुछ नहीं करते। ये जो है मतलब जो भी रटी रटाई बातें हैं कि चलो ऐसा होगा तो इसका ये जवाब देना है, ऐसा होगा तो ऐसा ये जवाब देना है, उस प्रोटोकॉल में सेट होता है, ठीक है, वही कूटनीति होती है। इसलिए अगर राजनीतिक नेतृत्व की तरफ से ये पूरी तरह से खुली छूट मिल जाए सेना को, तो हमें लगता है कि अगला जो भी मौका आएगा वो हमें चूकना नहीं चाहिए। लेकिन मुझे दूसरे स्तर की बात करने दीजिए। दूसरे स्तर की मैं कई बार ये बहुत आवश्यक है। मैं समझता हूं कि प्रफुल्ल जी ने जो कहा कि रावलपिंडी में उनका गांव हुआ करता था जब देश के विभाजन से पहले, इसी प्रकार मेरा गांव जो है वो चटगांव में हुआ करता था, जो ईस्ट पाकिस्तान हुआ फिर बांग्लादेश हो गया। लेकिन कई ऐसे लोग हैं, कई इतिहासकार हैं और एनालिस्ट हैं भी हैं, वो ये कहते हैं कि 1947 का जो विभाजन हुआ दैट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। क्यों? क्योंकि आप आज पाकिस्तान की हालत देखिए, वो इट इज एन अनगवर्नेबल पीस ऑफ लैंड। वो एक ऐसी जमीन है, वहां के लोग ऐसे हैं जिनको आप गवर्न नहीं कर सकते। तो मान लीजिए गिलगित बाल्टिस्तान आपने ले लिया, उस इलाके को आप गवर्न कैसे करेंगे? इसका जवाब ये है कि देखिए हमारे पास में जो कश्मीर का हिस्सा था, वहां पर भी जितनी समस्याएं थी, आर्टिकल 370 के हटते ही वो समस्याएं कम होने लगी। वहां के जो राजनेता है वो उनकी भाषा में क्या बदलाव आया है देखिए। वो पहले मांगे उठाते थे और आजकल गिड़गिड़ाते हैं, आजकल गिड़गिड़ाते हैं। फारूक अब्दुल्ला की भाषा देखिए, सुनिए, ठीक है। और इसी तरह से आप पीडीपी के नेताओं की भाषा सुनिए, सज्जाद लोन की भाषा सुनिए। उनकी भाषा जो है वो एक दंभ और घमंड की भाषा से बदल के गिड़गिड़ाने की, भिखारी की भाषा हो गई है। तो गिलगित बाल्टिस्तान पर भी जब प्रशासन स्थापित करने की बारी आएगी तो हमें वैसा ही बिल्कुल वैसी नीति अपनानी पड़ेगी, ताकि जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट है, अलगाववादी जो हैं, वो दब के रहे और हमारे कंट्रोल में रहे। और अगर वो नहीं रह सकते तो भारत से निकले। जी ठीक है, ये बेहतर और बढ़िया सुझाव आपने दिया। मुझे लगता है जितेंद्र जी से भी इसका सवाल इस पर सवाल पूछूंगा मैं, लेकिन अभय कुमार मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं एक बार। सर, आपको क्या लगता है किस तरीके से डील होना चाहिए? अभय जी। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग। कैन यू हियर मी? यस सर, आवाज आ रही है आपकी। जी, अपनी बात कहिए। अच्छा, ये है कि बल्तिस्तान और गिलगित इन लोग 5th स्टेट बनाना चाह रहे हैं। चीन और पाकिस्तान मिलकर इसको 5th स्टेट बनाना चाह रहे हैं। तो हम लोग को अब इस पर सोचना पड़ेगा। डिप्लोमेसी क्या कर रही है, हम उतने एक्सपर्ट नहीं हैं, तो डिप्लोमेसी में आप लोग बात करिए। लेकिन सेना के हिसाब से हम ये सोच सकते हैं कि हमको अभी सबसे पहला काम है नेवी को बहुत स्ट्रांग बनाना है। अरेबियन सी और इंडियन ओशन में नेवी को डोमिनेट करना आना पड़ेगा। हम लोग को कराची को डराना पड़ेगा। हम लोग डरा के रखेंगे कराची को कि स्विफ्ट एक्शन लेकर कराची को डिस्ट्रॉय करेंगे। ये पाकिस्तान को डराना पड़ेगा। इसके लिए हमारी नेवी बहुत अच्छी होनी चाहिए। हेलो, तो उससे क्या होगा, ये जो इन लोग कॉरिडोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कॉरिडोर बनाने के लिए इन लोग डर जाएंगे। ग्वादर और चबहार, इसको कंट्रोल करना जरूरी है। चबहार में डिप्लोमेसी से हम लोग ईरान के साथ और अफगानिस्तान के साथ बातचीत कर सकते हैं। लेकिन ग्वादर को कंट्रोल करने के लिए हमें थ्रेट लाना पड़ेगा कराची पर। और हमारी नेवी इतनी स्ट्रांग हो जानी चाहिए कि कोई भी ऑपरेशन स्टार्ट होता है तो स्विफ्ट एक्शन में हम कराची को डिस्ट्रॉय कर देंगे। क्योंकि शेकिंग हो रहा है, मुझे लगता है आपका वीडियो, मैं आपके पास वापस आता हूँ सर, सॉरी, आपका वीडियो शेक हो रहा है। लेकिन एक मिनट प्रफुल्ल सर, 10 सेकंड आपको दे रहा हूं मैं, 10 सेकंड जो सुजीत जी ने एक तरीके से डिस्क्राइब किया, फिर मैं 10 सेकंड जितेंद्र जी को भी दूंगा। 10 सेकंड में अपनी बात कहिए प्रफुल्ल सर। कुछ जोड़ना चाहते हैं या कुछ माइनस करना चाहते हैं? देखिए, सुजीत जी ने बोला। हाँ, नहीं, सुजीत जी बोल रहे बिल्कुल ठीक कह रहे थे। जो मैं कह रहा था, मैं मानता हूं कि बात कि कुछ चीजें हैं जिसपे हम अपना अधिकार नहीं जमा सकते, क्योंकि हमने उसको एग्री कर लिया है। हमारी एग्रीमेंट के साथ में हमारी गवर्नमेंट ने एग्री करी है, बात खत्म हो गई।
जिस बात को नहीं हुआ, जिस बात में अधूरी रह गई, जिस बात को हम जिसको मांगते रह गए, वो उन्होंने अनासुनी कर दी। हमें उन बातों की बात कर रहा हूं। और दूसरी बात ये है, ये सारी की सारी चीजें जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये तो अभी की बातें हैं। ये कोविड का खत्म हो जाएगा, चाइना सी भी खत्म हो जाएगा, पर हमको अब जो नई जो हमारे को जो आई है हमारे में जागरूकता, उसके तहत हमको पेपर पे, व्हाइट पेपर पे लिखना पड़ेगा हमने क्या सीखा, क्या लेकिन उसको लेकर काम भी करना पड़ेगा, केवल लिखने से नहीं चलेगा। ठीक है जितेंद्र जी, 10 सेकंड आप लिखना, सुनिए आपको फिर काम करना पड़ेगा। लिखना सिर्फ कहानी नहीं है। ठीक है, मैं कहानी की बात नहीं कर रहा, ये आपको करके दिखाना होगा अगले 10 साल में। ठीक है जितेंद्र, 1 मिनट, त्रिपाठी जी, जितेंद्र त्रिपाठी जी, 10 सेकंड आपके पास भी। जो बात कह रहे थे, कहीं ना कहीं जो पिछले 70 सालों में, ये कुछ एक छोटे मोटे तरीके से भी आप देखिए तो जो फॉरेन अफेयर्स था, वो कहीं ना कहीं सही तरीके से भारत को प्रेजेंट नहीं कर पा रहा था। आप इसे किस तरीके से देखते हैं जितेंद्र जी? देखिए, 2-3 चीजें मैं कहता हूं। पहले तो ये कहता हूं कि ये मुद्दा ऐसा है जिसको हम ही ने गलती से, या समझ लीजिए ब्लंडर करके इंटरनेशनलाइज कर दिया है यूएन में ले जाकर के। अब एक बार अगर हमने यूएन में इंटरनेशनलाइज कर दिया और हर साल यूएन में ये मुद्दा आता है, ऐसी स्थिति में हम बिना किसी उसके वहां जाकर के चढ़ाई करने, ये हो नहीं सकता। दूसरी चीज ये हो सकती है, मैं सुजीत जी से पार्शली अंशतः सहमत हूं, कि कोई प्रोवोकेशन हो, ऐसा प्रोवोकेशन हो कि वहां से, जैसे जिसके जवाब में हमारी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, ऐसा प्रोवोकेशन हो कि हम वहां तक जा करके वहां पे और हमले कर। लेकिन जितेंद्र सर माफी के साथ में आपको बताऊं, अगर अमेरिका का आप मोटो देखें, ये तमाम यूरोप की ऐसी कंट्रीज हैं, वो इस इंतजार में नहीं बैठे होते हैं कि हमें कोई प्रोवोक करेगा, हम पर कोई कुछ करेगा। वो सीधे चाहते हैं, अपना काम करते हैं और वापस आ जाते हैं। फिर कहते हैं कि हमें अंदेशा था और हमारे पास प्रूफ है कि ऐसा कुछ हो सकता था। क्या मानव अधिकारों की बात को लेकर भी नहीं हो सकता क्या? लेकिन उन देशों ने, जिनका आप नाम ले रहे हैं, उन देशों ने 72 साल पहले ऐसी कोई बड़ी भयंकर भूल नहीं की थी जो हमने किया है। दूसरी चीज, अगर मानवाधिकारों की बात है, तो मानवाधिकारों को लेकर के आप किसी देश में अपनी सेना नहीं भेज सकते, ये जान लीजिए। ये मैं इनके भी, प्रफुल्ल जी की भी बात से मैं सहमत हूं कि हम कराची, इस्लामाबाद या क्वेटा लेने की बात नहीं कर रहे हैं, हम पीओके का क्षेत्र लेने की बात कर रहे हैं। इसलिए वहां पर अगर वहां पर प्रोवोकेशन हमें मिलता है, इन्वेंट किया जाता है या जैसे भी है, तो उसके जवाब में हम ये काम कर सकते हैं। रही बात है कि डिप्लोमेसी कहां तक फेल हुई है, तो मेरे ख्याल से काफी हद तक डिप्लोमेट्स अपने दायरे में रह करके काम करते हैं, और उनको वही कहा जाता है जो ऊपर से कहा जाता है। 17 साल तक प्रधानमंत्री नेहरू विदेश मंत्री भी रहे थे, और विदेश मंत्री, और उसके बाद भी जब इंदिरा गांधी विदेश मंत्री थी, तो इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, तब भी उन्होंने एक ही बात, उन्होंने विदेश मंत्रालय में उन्हीं की चलती थी। तो कोई विदेश मंत्री, किसी विदेश मंत्री या विदेश सचिव इंडिपेंडेंट जो बातें हुई हैं, ठीक है, आता हूं सर मैं आपके पास। जिनेंद्र, आप किस तरीके से देख रहे हैं सर? आज तो वो सोशलिज्म और सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म साइड में रखिएगा, आज तो देश हित की बात कीजिएगा। जिनेंद्र, कृपया करके जी। सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं बात शुरू करता हूं गिलगित बाल्टिस्तान की। जब आजादी से पहले की बात थी, तो गिलगित बाल्टिस्तान जो था, इसे 1945 में राजा हरि सिंह ने अंग्रेजों को लीज पे दे दिया था। उस समय इनके पास एक अपनी सेना भी थी जो गिलगित। इतिहास हमको पता है सर, इतिहास मत बताइए आप, ये बताइए क्या बेहतर हो सकता है। इतिहास हम सभी लोग जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं भाई। ठीक है, बेहतर देखिए, बेहतर तो यही हो सकता है कि फिलहाल तो अमेरिका में चुनाव चल रहे हैं। दूसरी चीज, जहां पे आप सेना घुसाने की बात कर रहे हैं, वहां पे की आबादी केवल 15 लाख है, जो डेमोग्राफिकली पाकिस्तान ने पिछले 72 साल में चेंज कर दी है। तीसरी चीज, वहां पे आज की डेट में सीपैक और कराकोरम जो हाईवे बन रहा है, उसकी वजह से चाइनीज लोग भी वहां पे बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं केवल वहां पाकिस्तान के ही लोग या नागरिक हैं, वहां पे चाइनीज नागरिक भी जो काम करवा रहे हैं, इंजीनियर्स हैं, उनकी अपनी
सेना के लिए बॉडीगार्ड्स वगैरह या इंजीनियर्स के बॉडीगार्ड्स वगैरह बहुत सारी पब्लिक वहां बैठा दी है। एक्चुअल में प्रॉब्लम ये नहीं है कि पाकिस्तान से हम ले पाएंगे, नहीं, पाकिस्तान से हम ले ही लेंगे, लेकिन अब इसमें एक तीसरा एंगल जुड़ गया है जो है चाइना का। अब चाइना का कैसे जुड़ा है? क्योंकि गिलगित बाल्टिस्तान वही रूट है जो कभी सिल्क रूट हुआ करता था। अब जो चाइना है वो सी पैक बना रहा है गिलगित बाल्टिस्तान से होते हुए ग्वादर बंदरगाह, और दोनों में खास चीज ये, ग्वादर जहां है बलूचिस्तान, वो भी हमारे साथ मिलना चाहते हैं, और जो गिलगित बाल्टिस्तान की जनता है वो भी हमारे साथ मिलना चाहती है। हमारा ही एरिया है, बलूचिस्तान भी हमारा ही एरिया होने वाला था किसी जमाने में, लेकिन अब वहां पर चाइना की एंट्री के बाद केवल इतना रह गया है कि आप सेना को तो आगे बढ़ाइए, लेकिन उस तरफ बॉर्डर पर रखिए, और दूसरी तरफ से पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट जो बंदरगाह है उस तरफ ले जाइए। और आज अमेरिका में चुनाव है तो देखिए कूटनीतिक काम तो चल ही रहा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन चुनाव की वजह से लोग कहाँ बोलने जाएंगे? अमेरिका की जो कौन से नए राष्ट्रपति बन के आते हैं उनकी किस पक्ष के प्रति क्या भूमिका होती है, उसके बाद अगले कदम सोच विचार के उठाने चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप इधर सेना तो घुसा दें, उधर सरकार किसी और की बने जो आपको सपोर्ट ही नहीं कर रहा है आज की डेट में, तो उससे एक गड़बड़ हो जाएगी। तीसरी चीज जो जितेंद्र सर ने बताई, लेखेंगे नहीं, आपके कहने का मतलब है हम अमेरिका के हिसाब से चलेंगे या एक दूरी बनाने की कोशिश करेंगे कि बाकी भी हमारे हिसाब से चले, क्योंकि हमारे हित को देखकर भी तो अमेरिका हमारे साथ आएगा। कूटनीति यही होती है कि आप दूसरे देशों को अपने पक्ष में लाएं। कूटनीति, मार नीति, लथेर नीति नहीं पूछ रहा हूं मैं आपसे, ये कह रहा हूं मैं, ये मत बताइए मुझे कूटने की नीति, मारने की नीति और ये लथेर नीति, ये मत बताइए मुझे। सीधे सीधे एक बात बताइए, क्या भारत को ये कदम लेना चाहिए? एज अ नेता आप साथ में हैं, ये तमाम गलतियां और खामियां ही बताएंगे? नहीं, अमेरिका के हिसाब से चलेंगे हम, रशिया के हिसाब से चलेंगे? ये मैंने ये कहा है कि अमेरिका में जो नया राष्ट्रपति आएगा उसके हिसाब से अपनी कूटनीति हमारे जो पता चले अमेरिका में कोई और राष्ट्रपति आ गया, नहीं आपके कहने के हिसाब से अमेरिका में कोई और राष्ट्रपति आ गया, उसकी यही होती है कि नीति मत बताइए कोई भी आए मुझे, कूटनीति मत बताइए प्लीज। मेरे कहने का मतलब है अमेरिका में कोई और राष्ट्रपति आ जाए तो हम अपनी बातों को इतनी मजबूत कर चुका है पिछले 72 साल में, वहां पर इंडिया से ज्यादा लॉबिंग के लिए पैसा जाता है हर साल, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि अखिलेश जो कूटनीति जो बात जिनेंद्र कह रहे हैं, ये नहीं होती है कि जिनेंद्र कह रहे हैं, आ रहा हूं मैं आपके पास आऊंगा भी, लेकिन अखिलेश जो बात जिनेंद्र कह रहे हैं कि हम अमेरिका के हिसाब से देखेंगे, अमेरिका जो करना चाहता, अगर वहां का राष्ट्रपति चेंज हो गया तो हमारे तो सिर मुड़ाते ही ओले पड़ जाएंगे, और अगर दूसरा आ गया तो हम अपनी बातें भूल जाएंगे। नहीं, हाँ, मैंने ये नहीं कहा हमारे सर मुड़ाते ही ओले पड़ जाएंगे, मैंने ये कहा है कि तो बालों के साथ पड़ जाएंगे, आपके सर में बाल है उसके साथ पड़ जाएंगे। ठीक है, एक बात तो बताइए अखिलेश, आप एक बात बताइए भाई, मैं आता हूं, मुझे आप घुमा फिरा के अपनी बात, ये सेकुलरिज्म और ये लिबरलिज्म का कीड़ा आपके अंदर से नहीं जाएगा, घर वापसी यहाँ पर हो भी नहीं सकती। बैठे हैं, मैं उन्हीं से केवल इतनी सी बात पूछ लेता हूँ कि प्रफुल्ल बख्शी सर, क्या जब हम वहां पर गिलगित बाल्टिस्तान में घुसेंगे तो क्या चीन अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सेना लेके नहीं आएगा? केवल इतना सवाल पूछ रहा हूँ। सवाल का जवाब ही ले लेते हैं। ये आप मिडिल में एंटर कर रहे हैं, जब ये स्थिति जब आएगी उससे पहले चाइना हमें अप्रोच एक्चुअली कर चुका है। मैं आपको बता दूं कि आप मेरा साथ दीजिए सीपीईसी में और आपका भी फायदा होगा। चाइना को ये पता चल गया था कि इंडिया ये जगह लेने की कोशिश कर रहा है, मैं अभी से इंडिया को बना लूं, अपनी तरफ कर लूं कि अगर इंडिया भी इस जगह का हकदार बने तो मैं उसकी परमिशन से काम करता रहूं और पाकिस्तान को जो डेट में रखूं। चीन ये सोच के चल रहा था, हमने मना कर दिया, पर अभी भी अगर मिलिट्री एक्शन स्टार्ट होता है तो चीन को पता चल जाएगा, वो लड़ाई तो कर ही रहा है, हमारा लड़ाई वहां थोड़ी होगी, हमारी तो लद्दाख टू फ्रंट वॉर होगी। आप इसको मान के चलिए, चाहे जब आपने हमला शुरू किया पीओके में, चीन आपको नहीं छोड़ेगा, तो आपको तो लड़ना पड़ेगा। जब आप दोनों जगह से हैं तो आप उसको पूरा ऑक्यूपाई करेंगे। नहीं प्रफुल्ल सर, हम लोग ना सब्ज-बाग देखते रहते हैं सर। सुनिए ना, मेरी मौसी है, उसकी मूछें होती तो वो मौसा हो जाता,
है ना, मेरी चाची है, उसकी मूछें होती तो वो चाचा हो जाता। जिनेंद्र जी ने और जिनेंद्र जी की सोच वाले तमाम राष्ट्राध्यक्षों ने, नेताओं ने यही देखा कि चाइना वो पूरा ना मान पाए। अब चाइना फूफा तो है नहीं, और ये शादी तो आप कर नहीं रहे, अपनी जमीन वापस ले रहे हैं, तो अपनी जमीन को किस तरीके से वापस लेना चाहिए? अखिलेश, आपने सबको सुना। मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूं, 6 साल में क्यों नहीं ले ली? 6 साल में क्यों नहीं ले ली? जब चाइना ने सीपैक में मिलाने के लिए बोला, उसी टाइम इंडिया ने क्यों नहीं अवरोध पैदा कर दिए? जो अभी 2014-15 के बाद सीपैक में मिलाने के लिए बात हुई थी, केवल इसी वजह से इंडिया ने मना किया था कि जो गिलगित बाल्टिस्तान का एरिया है वो पाकिस्तान के ही कब्जे में रहेगा, लेकिन हमें भागीदारी जो करनी पड़ेगी वो उस एरिया को पाकिस्तान में मान के, यानी कि मैं मानता हूं या मेरे देश मानता है कि गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान का एरिया है। तो आप जाके गुर्दे छीलिए। शांतिवन देखा है आपने? राजपथ अरे शांतिवन देखा है आपने? शांतिवन में पूर्व प्रधानमंत्रियों की जो है वहां पर समाधियां है, वहां जाकर उनकी गुर्दे छीलिए, क्योंकि आज का भारत, 2020 का भारत पाकिस्तान और चाइना और अमेरिका और रशिया के हिसाब से चीजें नहीं सोचेगा। जो भारत और देश के हित में है वही उसी हिसाब से चलेगा। जिनेंद्र भाई समझा करो यार, ये सेक्युलरिज्म का कीड़ा साइड में उतारो। प्रफुल्ल सर आप बोलिए, फिर मैं अखिलेश जी के पास जाऊंगा। ठीक है जिनेंद्र, आ रहा हूं। पक्ष तो भारत का लीजिए ना, देश का पक्ष लीजिए ना जिनेंद्र, इस देश का पक्ष लीजिए ना, भारत की बात कीजिए ना। भले के लिए ही बात कर रहा हूँ, किसी चीज का मसला नहीं है। अखिलेश जी को भी बोलना है यार, अखिलेश जी को भी बोलना। ठीक है प्रफुल्ल सर। देखिए सिंपल सी चीज ये है, मैं ये बात कर रहा हूं, ये बात स्टार्ट तब होगी जब हमारी टू फ्रंट वॉर स्टार्ट होगी, और टू फ्रंट वॉर जब स्टार्ट हो जाएगी उस समय हमको जितना पूरा जोर लगाना पड़ेगा इस एरिया को ऑक्यूपाई करने के लिए, चाइना और नो चाइना, हमको इसको करना पड़ेगा। आप कह रहे हो कि लड़ाई होगी तो होगी, वो तो हो रही है। लड़ाई से क्या आपका मामला, डर क्यों रहे हैं? आपको अपनी जगह लेनी चाहिए। आपने जो पहले गलतियां कर दी, चेक कर लेना यार, लड़ाई की बात सुन के अपनी कुर्सी चेक कर लेना, कुछ गीला नजर आता होगा मुझे लगता है जिनेंद्र। ठीक है अखिलेश जी, लड़ाई की बात नहीं है। देखिए मेरे ठीक है, अखिलेश को बोलने दीजिए ना। पिछले 30 मेरे घर में भी बहुत सारे फौज में लोग हैं और अभी प्रेजेंट में वर्क भी कर रहे हैं। ठीक है, लड़ाई से चाहिए जिसकी पूरा परिवार फौज में हो, मैं उसको सलाम करता हूँ और उस व्यक्ति की सोच को भी मैं लानत, लेकिन मैं आपको लानत मनाना दोनों भेजता हूँ। आप सीधे सीधे भारतीय सेना का मनोबल डाउन करने की बात कर रहे हैं। अरे अपने उन पुस्तों के, अपने परिवार के बारे में सोचिए। मैं एक बार फिर सलाम करता हूँ जिन लोगों ने अपने देश के लिए सब कुछ किया। मैं केवल नहीं प्लीज, समझ गया अखिलेश आप बार मॉन्गरिंग ठीक है, वॉर मॉन्गरिंग नहीं ठीक है जिनेंद्र आ रहा हूँ। हम वॉर मॉन्गर्स हैं। ठीक है अखिलेश आप भी है। हाँ जी, सबको मेरा नमस्कार। और इस पर एक पहलू ये है कि देखिए 2014 के बाद अगेन इसको बीजेपी से, मोदी से ना जोड़ें, लेकिन अंतरराष्ट्रीय जो कॉन्फ़िगरेशन, जो पावर्स कॉन्फ़िगरेशन जो बहुत तेजी से बदला है, और आज 2020 और जो 2021 तक जो चेंजेस हो रहे हैं ध्रुवीकरण में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। 70 साल में हमने क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि हमारी अपनी एक बात बताइए, यही चीज तो मैं भी कह रहा हूँ मैंने, और क्या कहा है तो बोलने दो ना यार, तो सारी चीजें आप अरे बोलने दो ना, आप उनके मुंह में उंगली डालोगे क्या? बोलने दो यार प्लीज, 2 मिनट के लिए बात कर लेंगे। हाँ तो पहले तो जिस तरीके से पावर्स का रिकॉन्फिगरेशन और रीओरिएंटेशन हो रहा है, इसको हमको बहुत ही बारीकी से देखना चाहिए और बड़ी सशक्तता से हमको उसका स्वीकार और स्वागत करना चाहिए। अब यहां देखिए कि 70 साल हम नहीं कर पाए, तो हम उसको अपने में झांक कर देख लीजिए। 70 साल आप नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए नहीं हो रहा था। 70 साल में आपको 70 मौके मिले होंगे, पर आपके अंदर कभी दृढ़ता नहीं थी, आपके अंदर कोई शक्ति नहीं थी, आपके अंदर कोई निष्ठा नहीं जाग रही थी कि हम कुछ कर सकें। आप तो अपनी थाली पर आए हुए जो प्रसाद है उसको भी आप वापस कर रहे थे। तो इसलिए, लेकिन आज की चीज में अगर आप अमेरिका की बात करें, एक भी चाइना, वस्तुतः आप जानते हो चाइना ने एक इकोनॉमिक और कमर्शियल इंपीरियलिज्म पाल के रखा है। मिलिट्री में वो कितना एक्सपोज्ड है, कितना खोखला है, ये बहुत सारी स्टडीज हो चुकी हैं। बहुत सारी स्टडीज दिखाई कि चाइना अपना इकोनॉमिक पावर दिखाने के लिए यूज करता है। जिस दिन यूज करने आ जाएगा उस दिन उसका क्या हश होगा, ये भी बहुत बड़ी आपको मानना चाहिए। इसलिए चाइना का हवा बनाकर हमको नहीं चलना चाहिए कि चाइना आ जाएगा तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा है, हमारे लिए एक ही बार में, एक ही तलवार में दोनों रास्ते क्लियर हो जाएंगे। तो चाइना का हवा नहीं है, पहली बात।
अब इस पर मैं एक एंगल लेना चाहूंगा, चूंकि मैंने जो पीओके के जो के साथ काफी अपने काम के सिलसिले में उनके साथ पिछले 2-3 साल से जुड़ा हुआ हूं, तो उनके जज्बातों को उनको तो मुझे समझने में जरा एक काफी मुझे मौका मिला। पीओके का जो मुसलमान है वो आज सबसे ज्यादा दोराहे पर खड़ा हुआ है, क्योंकि उसको 1989 से बहुत उम्मीद थी कि जब 1989 का जिहाद उस समय हुआ तो उसको बिल्कुल वो सोच रहा था कि बस अब तो होना ही है और ये आज कल में हो रहा है। लेकिन पिछले 30 साल में जो घटा है उससे वो बहुत उदास और वो हो चुका है। पाकिस्तानियों के साथ वो जितना भी डिसएंटेचमेंट हो चुका है, पाकिस्तानियों के साथ उसके अंदर जितना मोह भंग हो चुकना था वो हो चुका है। इसलिए आज का एक बहुत बड़े हम एक फिर से दहलीज पर पहुंचने वाले हैं, जहां पर हमको बहुत दृढ़ता से दिखाना पड़ेगा कि पीओके को हमारा है ही, और उसको लेने के लिए हमारे पास आज शक्ति भी है, और अगर उसमें चाइना घुसता भी है तो वहां पर ताइवान और जापान को लेके हमारे पास उनको घेरने के लिए बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी हमारे मित्र वहां पे खड़े हैं। अमेरिका और चाहे फ्रांस हो, आज फ्रांस और यूरोप हम देख रहे हैं कि वो कहां पर जाकर खड़े होंगे। तो पाकिस्तान के पास तुर्की के अलावा कोई खड़े होने वाला वस्तुतः है नहीं। तो ये इतिहास हमको एक फिर से बहुत बड़ा मौका आने वाले कुछ सालों में, शायद 1-2 सालों में दे दे, जहां पर हम जो है, यहां पर हम अगर उसमें हम फिर से अगर दृढ़ता से हार गए जो हमारी अपनी गलती में, तब तो फिर हमारा कुछ भला हो ही नहीं सकता इससे ज्यादा। तो आज हम बहुत बड़े मौके के दहलीज पर खड़े हैं, और हमको वाकई दृढ़ता दिखानी चाहिए सारी डिप्लोमेसी के साथ, सारे एहतियात, सारी स्ट्रेटेजी के साथ। जैनेंद्र भाई आता हूं आपके पास। सुजीत जी, सब कुछ सुना आपने, जितेंद्र जी को भी सुना, प्रफुल्ल जी को भी सुना, अखिलेश जी को भी सुना, और जैनेंद्र जी की भी आपने सेकुलरिज्म देख लिया। सुजीत जी, आखिर दिक्कत क्या है? मेन आपने बता दिया किस तरीके से लेना है, क्या लेना है, लेकिन मेन दिक्कत क्या है? कैसे ये दिक्कतें दूर हो सकती हैं? ये जो लिजलिजापन है, ये जो रीढ़ की हड्डियों में पानी भरा हुआ है पिछले 70 सालों में। जी जी, दिक्कत कुछ नहीं है। जो एनालिसिस करते हैं वो अक्सर पैरालिसिस का शिकार हो जाते हैं। दिक्कत यहीं पर है। क्योंकि एनालिसिस करते हुए आप ये समझते हैं कि आप जो कुर्सी पर बैठकर कमेंट्री दे रहे हैं, तो सरकार जब भी ये निर्णय लेगी कि ठीक है गिलगित बाल्टिस्तान को वापस लेना है, तो हम ये क्यों सोचते हैं कि तमाम जो इसके साथ साथ चीजें होनी चाहिए, चाहे कूटनीतिक हो, चाहे व्यापारिक हो, कुछ भी हो, वहां पर हम पीछे रह जाएंगे? ऐसा हम क्यों सोचते हैं? ये हमें सोचना ही नहीं चाहिए। ऐसा थोड़ा ही है कि चलो भाई वो मोहल्ले में झगड़ा हुआ है, उस झगड़े में हमें भी शामिल होना है। इस तरह से दो देशों के बीच में लड़ाई तो होती नहीं है। पूछ सकते हैं तो जब भी लड़ाई होगी, बल्कि अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी अगर हम देखें, अगर हमें अमेरिका के बारे में सोचना है, रूस के बारे में सोचना है, तो कैसे सोचना है? इस तरह से सोचना है कि हम उसका फायदा उठा सके। और देखिए, जो ये बात हुई कि वहां पर राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है अमेरिका में, तो ये याद दिला दें कि करगिल की जब लड़ाई हुई थी तो उस समय बिल क्लिंटन की सरकार थी अमेरिका में, और फिर भी हमें अमेरिका का समर्थन मिला। तो ऐसा नहीं है कि जो डेमोक्रेट्स है वो आउट एंड आउट हमारे दुश्मन है। केवल दिक्कत ये है डेमोक्रेट्स के साथ कि वो भारत पाकिस्तान रिलेशन को वो हाइफेनेट करते हैं। जैसे वहां का राष्ट्रपति मिलने आता है हमसे तो इस्लामाबाद भी होके आता है, या फिर इस्लामाबाद होके आता है, जो कि रिपब्लिकन राष्ट्रपति नहीं करते। और रिपब्लिकन के बाकी भी जो राष्ट्रदूत हैं और भी अन्य उनके डेलीगेट्स आते हैं, वो ऐसा नहीं करते। और मुझे ऐसा लगता है कि समय ऐसा आ गया है कि आगे कभी अगर डेमोक्रेट सरकार भी आए तो वो भी ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में डी हाइफेनेट हो चुका है। उसको दोबारा हाइफेनेट नहीं किया जा सकता। ये हुआ कूटनीतिक बात, ठीक है। हमने देखा कि 62 की लड़ाई में चीन ने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का फायदा उठाया था। तो अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में जब आप सोचते हैं कि अंतरराष्ट्रीय क्या उसका रिएक्शन होगा, तो हमें रिएक्शन के बारे में इस तरह से सोचना चाहिए जिस तरह से चीन ने सोचा था 62 में, कि हम ऐसे समय अटैक करें कि जिस समय अमेरिका के पास हो या रूस के पास हो, जितनी भी शक्तियां हैं, उनके पास हमें समर्थन करने के अलावा और कोई चारा ही ना हो। वो तो एक अलग तरह की लड़ाई है। हम ये क्यों सोचते हैं कि वो लड़ाई हम छोड़ देंगे, उसकी तरफ हम ध्यान ही नहीं देंगे। वो सब तो होगा, लेकिन मेन लड़ाई जो होगी वो सामरिक लड़ाई होगी, सैन्य की लड़ाई होगी। और सैन्य की लड़ाई में हम 48 में, 65 में, 71 में, करगिल की लड़ाई में, सर्जिकल स्ट्राइक में, बालाकोट स्ट्राइक में बार बार देख चुके हैं कि पाकिस्तान कहीं पर भी हमारे आगे टिकता ही नहीं है।
तो इसलिए चिंता तो हमें करनी ही नहीं है। जहां तक चीन का सवाल है, चीन का मैं दूसरे एक संदर्भ में कह चुका हूं कि चीन जितना क्षत्रिय है उतना बनिया भी है। वो लाभ हानि की सोचता है। चीन एक ऐसा देश है जो लाभ हानि की सोचता है, और डोकलाम का जो क्राइसिस हुआ था 2017 में, उसका खात्मा भी इसलिए हुआ था कि एक तो हम अड़ गए थे कि हम पीछे नहीं जाएंगे, सिक्किम में अभी भी अड़े हुए ही पार्ट है। हाँ, और दूसरा ये था जब चीन ये बयान चीन की तरफ से आया, हमारा आकलन नहीं है कि अरे भाई हम लोग दोस्त हैं, आपस में इतना ज्यादा व्यापार है, हम क्यों अपना नुकसान कर रहे हैं, ये कहते हुए चीनी पीछे हटे थे। तो चीन जो है वो क्षत्रिय नहीं है, 100% क्षत्रिय नहीं है, वो 50% बनिया है। ठीक है, तो चीन के बारे में इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ ठीक है, मैं जिनेंद्र जी का सवाल पे जाता हूँ, लेकिन सुजीत जी और मैं ये बात ठीक है, हाँ ठीक है, आ रहा हूँ जिनेंद्र भाई, आप ही के पास आ रहा हूँ, रुकिए ना। मैं ये कह रहा हूँ इस बात को जो मैं कह रहा हूँ वो सुजीत जी के लिए भी कह रहा हूँ, और जितेंद्र त्रिपाठी और प्रफुल्ल बख्शी जी को भी कह रहा हूँ। हम हमेशा चीन को अमेरिका के चश्मे से देखने की कोशिश करते हैं, और अमेरिका जानबूझ के चीन का हवा बनाता है ताकि वो चीन को बड़ा दिखाएगा, बड़ा मतलब बलशाली दिखाएगा, तब वो मिलियन एंड बिलियन डॉलर जो है उनकी सेना पे खर्च होगा, पेंटागन करवा लेता है। ठीक है प्रफुल्ल सर, मैं आता हूँ, लेकिन हाँ जिनेंद्र अपना सवाल पूछिए, फिर मैं प्रफुल्ल सर और जितेंद्र जी पे जाऊंगा। ठीक है, हाँ जी, हाँ सवाल दर्द है, सवाल नहीं दर्द है, तो दर्द ही बताइए। चलिए, दर्द देखिए, दर्द भी नहीं है। अभी सुजीत दा और अखिलेश भाई ने जो बातें अपनी पूरी बताई, उसमें उन्होंने दोनों ने, अखिलेश भाई ने तो बोला कि जापान को इसको उसको लेके युद्ध करेंगे। ये क्या, जापान को आप कैसे ले लेंगे, ये कूटनीति के थ्रू जाता है। सुजीत दा ने भी इसी वर्ड का यूज किया, कूटनीति। मैंने भी केवल यही वर्ड यूज किया था कि कूटनीति के थ्रू। उस कूटनीति में आपके ऑस्ट्रेलिया जो क्वाड्रल अभी बना हुआ है, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका और जापान, इन चारों का जो बना था क्वाड्रल, उसी को लेके चलना है। ठीक है, उसके अलावा आप जैसे भी देखेंगे, देखिए आप अकेले तो कभी भी कहीं भी लड़ सकते हैं, आप चले जाइए, लड़ लीजिए, जीत भी जाएंगे, लेकिन उसके बाद समझौते की बारी भी दूसरे देश कूद पड़ेंगे। कि मतलब यही एक कूटनीति होती है कि जब लड़ाई खत्म हो जाए, उसके बाद आप जब टेबल पर बैठेंगे कि ये ऐसे नहीं होना था, वैसे नहीं होना था, जैसे 1965 में या 71 में हो चुका था। ठीक है, तो यही चीज समझौते के, जो समझौता टेबल पर जब लोग जाते हैं तो वहां पर ना चली जाए, तो यही केवल तो हम समझौता टेबल पे आपके हिसाब से भी जाएंगे। युद्ध से पहले ही भारत अगर समझौता टेबल पे भी जाएगा, जिनेंद्र सुनिए, अपने पक्ष में कह लेंगे, ठीक तो है जिनेंद्र में आगे होगा। युद्ध से जब समझौते टेबल पे आप बड़े बेंच में बैठेंगे और आपका पलड़ा भारी होगा, तो समझौता आपके हिसाब से होगा, यही आप बात कहना चाहते हैं ना? बिल्कुल, देखिए ठीक है, चलिए ठीक है प्रफुल्ल सर, उसके बाद मैं आगे पहुंच रहा हूँ जितेंद्र जी पे। ठीक है सुजीत जी 5 सेकंड, जो बोलना है बोलिए। मेरा एक और पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जिस प्रकार से पहले विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशंस बना था, और वो बहुत ही एक बेकार संस्था थी जो कि काम नहीं कर पाई, और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उसको डिसमेंटल कर दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूनाइटेड नेशंस बना। अगर आप इन इफेक्ट देखें तो यूनाइटेड नेशन भी उतनी बेकार संस्था है जितनी लीग ऑफ नेशंस थी। और ये हम देखते हैं कि अमेरिका जो भी करना चाहता है, अभय जी के पास अमेरिका नहीं, ये मैं अमेरिका की भाषा बोल रहा हूँ, सिर्फ ट्रंप की नहीं। ठीक है, जब अमेरिका जो भी करना चाहता है, यूएन कभी भी रास्ते में नहीं आता। केवल यही नहीं, जब नेटो भी कुछ करना चाहता है, युगोस्लाविया के टुकड़े टुकड़े हो गए, यूएन ने क्या कर दिया? और हम अपने देश की बात करते हैं, देश की बात करते हैं। राजीव गांधी ने तमिल जो रेबल्स थे श्रीलंका में, उनको खाना पहुंचाने के लिए एयर इंडिया के एक विमान के साथ 4 मिराज विमान भेजे। यूएन ने क्या उखाड़ लिया हमारा? हाँ, सीधी बात। प्रफुल्ल सर, फिर मैं आगे जाऊंगा अभय जी के पास। प्रफुल्ल, समय कम है। हाँ, आप क्वेश्चन सबको दे रहा हूँ। क्या क्वेश्चन है मेरे लिए? नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि अब बहुत हो चुका, अब आगे आना चाहिए, और सरकार पर बल्कि लोगों को प्रेशर बनाना चाहिए, भारतीय जनमानस को प्रेशर बनाना चाहिए कि सरकार आगे आए और अपने हिस्से को वापस ले, और चाइना, पाकिस्तान, यूएन, अमेरिका जो हो उससे निपट लेंगे, आधा पेट खा लेंगे, लेकिन कम से कम अपने देश को एक तो रखेंगे। जी एग्जैक्टली यही मैं बात सुनना चाहता था, यही क्वेश्चन है असली
कि अब ये जो भारत कैसे स्थिति पे पहुंच गया है कि टोटल चेंज आ रहा है। ये है वाटरशेड पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये मील का पत्थर है। मील का पत्थर क्या समझते हैं, ये तो सेंचुरी का पत्थर है कि अब जो हमारी नीतियों में बदलाव आया है, जो चेंज आ रहा है, आप देखेंगे आपका टोटल ब्यूरोक्रेटिक ऑफिस चेंज हो रहे हैं। अब पहली बार आपके फॉरेन मीटिंग्स में आर्मी साथ जा रही है, क्योंकि अब इनको पता चल गया है कि जब तक आपकी आर्मी तगड़ी नहीं है, आपकी फॉरेन पॉलिसी कमजोर है, बिल्कुल डस्टबिन में चली जाएगी। इसीलिए जब तक आपकी फौज तगड़ी नहीं है, कुछ तगड़ा नहीं है। और इसीलिए आपको अब का सिस्टम चेंज हो रहा है। और ये जो बात गिलगित बाल्टिस्तान की कर रहे थे, ये बात होके रहेगी, चाहे हमको मौका मिलता है नहीं मिलता। चाइना को पता है कि इंडिया निपट लेगा, और चाइना को ये फिक्र हो रही है, तभी उसने टोटल ऑक्यूपेशन नहीं करी है गिलगित की, ये डर के मारे कि मैं इसलिए नहीं करना चाहता, सिर्फ टचडाउन और टेक ऑफ करता है, वहां पे जाता रुकता नहीं है, ये रीजन है। और इसीलिए हमको जितनी जल्दी हो सके, हमने बहुत समय बर्बाद कर दिया है बातें कर करके कि वो क्या होगा, वो क्या सोचेगा, ये सोचते ही रहेंगे हम लोग। और तभी तो जो हमारी पुरानी पॉलिसी थी, एक एक हफ्ता आतंकवादी आपके स्टेशन में रहता था, पठानकोट, उरी, नगराकोट, 5 दिन 5 रातें रह के गया, क्योंकि आपकी नीतियां कमजोर थी। आपको फौज को पता नहीं था कि गवर्नमेंट का क्या हो, आदेश माने क्या ना माने, ये प्रॉब्लम थी। और ठीक है प्रफुल्ल सर, इसका मतलब है, आपकी भाषा में बोलूं तो वो ठाकुर सुराती बंद होनी चाहिए, बिल्कुल। और अब डू एंड डाई, अब फैसले की घड़ी है। जितेंद्र जी मैं आपके पास आता हूँ, मैं आप अपनी बात कह सकते हैं आप जी। देखिए, मैं ये कहूँगा, मैं ये बात मानता हूँ कि ठाकुर सुराती बंद होनी चाहिए और फैसला करना चाहिए, वो सारी चीजें सही हैं। आप जोश में आकर के जो भी कह दें वो सब सही है, लेकिन मेरे ख्याल से ये इसका सीधा उपाय ये होना चाहिए कि हमारी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस पे हमें कोई समझौता नहीं करना चाहिए, चाहे चीन हो या पाकिस्तान। हमारी मिलिट्री इतनी प्रिपेयर्ड हो कि हमारा दुश्मन ये सोचे कि अगर हम कुछ करेंगे तो उसका जवाब क्या होगा, वो 100 बार सोचेगा। और उस हालत में हम अपनी डिप्लोमेसी को कंटिन्यू रखें, दोनों फ्रंट पर डिप्लोमेसी को भी कंटिन्यू रखें, पाकिस्तान के ऊपर इतना दबाव डालें, चीन के ऊपर इतना दबाव डालें। जैसा सुजीत जी ने कहा है, मैं उससे आगे बढ़ता हूं कि चीन सिर्फ 50% बनिया नहीं, आज 90% बनिया हो गया। और देखिए, हमने पिछले 1 साल में जब चीन के साथ अपने बिजनेस को कोरोना के वक्त भी इतना वो किया, कितने एप्स को बंद किए, कितनी कंपनियों के ठेके बंद किए, तो चीन में इसकी गूंज सुनाई दी और कंपनियों ने जाकर के चीनी प्रशासन से शिकायत की है। तो ये चीजें जो हैं यहाँ चीन को पिंच करेंगी। और पिछले 3 साल में जो हुआ है वो मैं मानता हूं कि वो बहुत अच्छा हुआ है कि हमारी पॉलिसी सिर्फ एक डिफेंसिव के बजाय एग्रेसिव डिफेंस की ओर गई है। हम पहले ये कहते थे कि पाकिस्तान हमें ये कहेगा तो हम कहेंगे नहीं हमारे यहाँ ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं हो रहा। डोजियर ले लो डोजियर बना देंगे। अब हम ये कहते हैं कि नहीं, बलूचिस्तान में आप वायलेशन कर रहे हैं, सिंध में आप वायलेशन कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में आप वायलेशन कर रहे हैं, गिलगित में पीओके में आप वायलेशन कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं, तो ये चीज भी हमें, ये प्रोजेक्शन भी आगे बढ़ाना चाहिए, तभी ये कुछ अभय सर जी, अभय कुमार मिश्रा जी भी हमारे साथ हैं जी। अभय जी, आपको क्या लगता है, इट्स टाइम टू मूव ऑन? नहीं, ऐसा है कि जब तक हम लोग टाइम बिता रहे हैं, ये हम लोग को कंसंट्रेट करना पड़ेगा। We have to dig in properly. अपना डिफेंस और ऑफेंस दोनों वहां पर रेडी रखिए और बढ़ाइए वो ताकत। जैसे वो जी बोल रहे थे कि हमको अपनी फौज को और वहां पर स्ट्रांग करना पड़ेगा, तभी हम लोग को कॉन्फिडेंस आएगा कि हम अटैक कर सकते हैं। जनेंद्र, फाइनली 30 सेकंड देता हूं मैं आपको जी। कुमार साहब, कुमार भाई, मेरा ये कहना है कि आपको थोड़ा सा वहां की जो जनता है उसको भी सपोर्ट करना पड़ेगा। और जैसे 71 का युद्ध की एक तैयारी हुई थी 7 से 8 महीने, मार्च से लेके नवंबर तक जो युद्ध की तैयारी हुई थी और दिसंबर में युद्ध शुरू हुआ, सेम उसी तरह से आप तैयारी तो कहते रहिए, तैयारी से आप पीछे मत हटिए, लेकिन साथ में वहां की जो लोकल आबादी है जो हमारे साथ मिलना चाहती है, उनको भी
अस्त्र शस्त्र या दूसरी तरीकों से उनको मजबूत बनाइए, जबकि युद्ध के समय में वही लोग सबसे ज्यादा अंदर की चीजें हम लोगों को पहुंचा सकते हैं। ठीक है, अखिलेश गौतम फाइनल रिमार्क, 1 मिनट। हाँ जी, इसमें अभी सबसे पहले आई थिंक सबसे बड़ा जो आवश्यक चीज वो ये है कि भारत के अंदर से एक ऐसी जन जागृति और एक विश्वास जगाना पड़ेगा कि हम एक निर्णायक दौर पर पहुंचने वाले हैं, और उसके लिए भारत की जनता भी एक प्रेशर ही ना बनाए, पूरे समर्पण के साथ, सरकार के साथ, सेना के साथ और पूरे देश के साथ हम समग्रता से खड़े रहें कि हाँ, ये देश की भविष्य के लिए, ये देश के भौगोलिक समीकरण के लिए और देश के राजनीतिक समीकरण के लिए ये ऐसा कदम आने वाला है, और उसके साथ हम खड़े होकर दृढ़ता से खड़े और कुछ करें। अब तो ये बहुत सुजीत जी फाइनल रिमार्क आपसे, ये 1 मिनट है। मैं जिस प्रोवोकेशन सीधे नहीं सवाल मेरा, आप अपनी बात कहिएगा। नहीं, मेरा सवाल कुछ और है। मेरा सवाल ये सीधे सरकार से कुछ, आपको लगता है कि इस सरकार में क्या कुव्वत है, क्या हिम्मत है, क्या इनके जिगरे में पानी है या फिर जिगरा ही है, कर लेंगे? जी, सीधा सवाल। नहीं, मैं ये समझता हूं कि मोदी सरकार जो है उसमें हिम्मत तो है, केवल बोलने की हिम्मत नहीं है, वहां पर हिम्मत की कमी आ जाती है। तो कई चीजें जैसे कश्मीरी पंडितों पर उनको बोलना चाहिए था, उन्होंने असली काम तो कर दिया आर्टिकल 370 हटाकर, लेकिन आज तक ये नहीं कहा कि ये कश्मीरी पंडितों के लिए किया है। मार्केटिंग नहीं कहते हैं रोजगार के लिए किया है, कभी कहते हैं कि दलितों के लिए किया है। ये वो इधर उधर की बातें करते रहते हैं, मूल बात पे नहीं करते। लेकिन बात भले ही नहीं करे, काम करते हैं। तो इसलिए मुझे पूर्णतः विश्वास है कि ये आगे बढ़ने की समय आ गई है। और मैं जिस प्रोवोकेशन की बात कर रहा था, उकसाने की बात कर रहा था, तो हमारे इलाके को अपना राज्य घोषित करके उसने उकसा तो दिया ही है। प्रोवोकेशन इज ऑलरेडी देयर, ठीक है। हमें आगे का प्रोवोकेशन जो है वो तो एक बहाना चाहिए हमें, बस जो मिलिट्री प्रोवोकेशन है वो बहाना चाहिए। हमारे इलाके को तुम अपना राज्य कैसे घोषित कर सकते हो? हम हो गए प्रोवोक, बस काफी कारण है जी, काफी कारण है आपके हिसाब से। लेकिन यही है ना कि अभी अर्थव्यवस्था के भी हाल है, तमाम तरह के हाल है, और ये स्वर्णिम दिन, ये स्वर्णिम दिन न जाने कब देखने को मिलेगा प्रोफेसर। और हम बाकी लोग जो है इस बात का इंतजार करेंगे। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान भारत का है, भारत का अभिन्न अंग है, जम्मू कश्मीर का अंग है, पूरा पीओके भारत का अंग है। लेकिन भारत अपने अंगों को कब समेटने की कोशिश करेगा, कब वापस लेने की कोशिश करेगा, ये बड़ा सवाल है। सभी दर्शकों का बहुत धन्यवाद, और तमाम जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे उनका भी बहुत धन्यवाद। जय हिंद सर, बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कल फिर मिलेंगे। जय सोहेल देव, जय